ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी सेकेंड ईयर के लिए, उसका पार्ट 19 सॉल्व करेंगे। और जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना हो या फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस फ्री में आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे 2 मिनट का समय लगेगा। आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में सर्च करना है ग्लोबल आईटी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप मोबाइल के ब्राउजर में ग्लोबल आईटी सर्च करेंगे, आपको सबसे पहली वेबसाइट मिल जाएगी globalit.org के नाम से, और इस तरह से हिंदी में लिखा हुआ होगा। आप इस पर क्लिक कर लेना। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो नया टैब ओपन होगा इस टाइप से कुछ। ठीक है, और जो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, ITI कोर्स, ये सारे ऑप्शंस अगर आप फोन में यूज कर रहे हो तो नहीं दिखाई देंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। फिर आपको ITI कोर्स पे क्लिक करना है। ITI कोर्स पे क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस तरह से सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आप फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन का देना चाहते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखना चाहते हो, तो इन पर भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिटर थ्योरी पे क्लिक करेंगे, नया टैब ओपन हो जाएगा। फिर आपको नीचे को स्लाइड करना है। नीचे आएंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और फिटर थ्योरी सेकंड ईयर। आप सेकंड ईयर के हैं तो सेकंड ईयर पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर पे क्लिक कीजिए। सेकंड ईयर के, हालांकि ये वीडियो सेकंड ईयर के लिए तो सेकंड ईयर वाले बच्चे होंगे तो आप लोग सेकंड ईयर पे क्लिक कर लेना। फिर नया टैब ओपन होगा, आपको नीचे स्लाइड करना है। नीचे को स्लाइड करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा लिखा हुआ फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, और भी यहाँ पे सेक्शन बने हुए हैं। और नीचे चेक करेंगे तो फिर आपको पीडीएफ का भी कॉलम मिल जाएगा। तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस टेस्ट भी ऑनलाइन दे सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग आज के अपना जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, 181 नंबर क्या कह रहा है कि जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक टेम्परेचर क्या है। कि जंग से रोकथाम के लिए, मतलब किसी भी मेटल को जंग से बचाने के लिए, उस पर जंग ना लगे, तो उसके लिए हम लोग कौन सी प्रक्रिया करते हैं, क्रोमाइजिंग। क्रोमाइजिंग किसका प्रोसेस है, तो मैंने आपको इसकी पिछली वाली वीडियो में बताया था, पूरा डिटेल में आपको समझाया था कि जो जंग से सुरक्षा करने के लिए किसी भी, जो हमारी सीट मेटल होती है या कोई मेटल की चादर है, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिससे क्या कहते हैं, सीमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेंटेशन। सीमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें 3 प्रोसेस आते हैं। क्या क्या आता है, सेरारडाइजिंग, क्लोराइजिंग, और आपका तीसरे नंबर पे आता है क्रोमाइजिंग। ठीक है, क्रोमाइजिंग। और इसमें मैंने आपको बताया भी था, जो सेरारडाइजिंग होता है इसमें जो हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जिंक पाउडर यूज करते हैं। क्या यूज किया जाता है, जिंक पाउडर यूज किया जाता है सेरारडाइजिंग प्रोसेस के लिए। और वहीं पे क्लोराइजिंग की बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम का पाउडर यूज किया जाता है। किसका पाउडर यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का पाउडर यूज किया जाता है। ठीक है, और जो क्रोमाइजिंग होता है इसमें क्रोमियम का पाउडर यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, क्रोमियम का पाउडर यूज करते हैं। ये 3 चीजें हो गई। फिर बात आती है टेम्परेचर की। तो जो सेरारडाइजिंग प्रोसेस होता है जो कि सीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, इसमें जो जिंक पाउडर होता है इसको हम लोग 370 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। कितने पे, 370 डिग्री सेल्सियस पे। अगर वहीं पे एल्युमिनियम का पूछा जाए जो क्लोराइजिंग के अंतर्गत आता है, तो इसको हम लोग जो है 850 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। और जो लास्ट क्रोमाइजिंग, इसको हम लोग जो गर्म करते हैं 1300 से 1400, ठीक है सॉरी, ठीक, 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। ये चीज होता है क्रोमाइजिंग वाला। तो यहाँ पे पूछा किसका था, क्रोमाइजिंग वाला पूछा था। क्रोमाइजिंग प्रोसेस क्या होता है मैंने आपको बताया कि किस लिए करते हैं और किस टेम्परेचर पे होता है। तो 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, वो आपको सामने दिख रहा होगा, ये सही हो जाएगा। हालांकि ये चीज मैंने पीछे की वीडियो में बताया था। ठीक है, एक बार उसको भी देख लीजिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब में चले जाइए, ग्लोबल आईटी सर्च कीजिए, उसमें आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट में फिटर सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां पर जाकर के आप इसके पहले के सारे पार्ट इकट्ठे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध होता है। जो कि यहाँ इंग्लिश वाला देखना ज्यादा क्लियर होगा। विच मेटल हैज हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के विरुद्ध में हाई रेजिस्टेंस हो, मतलब उसका विरोध करता हो। कौन सा ऐसा मेटल है जो केमिकल रिएक्शन का विरोध करता हो, भी कितना हाई, मतलब बहुत अधिक विरोध करता हो। ऑप्शन है लेड। तो लेड जो होता है, ये लीड लिखा हुआ है आपने, दरअसल लेड होगा। लेड का मतलब शीशा।
तो देखा जाए सभी धातुओं में जो शीशा होता है ना, यह हमारा किस लिए होता है, तो सबसे अधिक जंग प्रतिरोधी होता है। सबसे अधिक जंग प्रतिरोधी मतलब इस पे जंग नहीं लगता है, जंग के विरुद्ध यह काम करता है। जितनी भी धातु होती है सब में सबसे अधिक जंग प्रतिरोधी कौन सा होता है, लेड होता है, शीशा होता है। निकल की बात करें तो जो निकल होता है हमारा, इसी में होता है आपका क्या, रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रति उच्च प्रतिरोध। मतलब यह जो होता है हमारा मेटल निकल, यह रासायनिक जो केमिकल होता है उसे रिएक्शन नहीं करता है, तो वह निकल होता है। ठीक है, बाकी आपका एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम से जो है सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग नाइट्रिक एसिड का लेप लगाते हैं। एल्युमिनियम के सुरक्षा के लिए हम लोग इस पे नाइट्रिक एसिड का लेप लगाते हैं और एनोडाइजिंग प्रोसेस करते हैं। कौन सा प्रोसेस करते हैं, एनोडाइजिंग, और फिर उसके प्रोसेस से इसकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा, निकेल, जो कि केमिकल रिएक्शन के प्रति हाई रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये आपको जो फिगर दिखा रखा है, किसका फिगर है, हमने पहले भी इस फिगर को दिखाया था। यह जो फिगर है आपके बियरिंग का है। किसका, बियरिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं गाँव में लोग बैरिंग भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, बैरिंग बोलते हैं। तो बैरिंग कहिए या बियरिंग कहिए एक ही बात है। टेक्निकल में हम लोग बियरिंग जो है इसका शुद्ध वर्ड है, हालांकि लोग जनरली बैरिंग भी बोल देते हैं। तो बियरिंग जो हम लोग यूज करते हैं तो ये उसी के पार्ट को दिखाया गया है। बीच में देख रहे होंगे आप, एक गोल गोल है आपका यहाँ पर, तो ये आपका रोलर होता है ना, बॉल होता है या रोलर होता है जो बीच में होता है। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं, आउटर रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर रेस, बाहरी वाली सतह हो गई। ठीक है, जो अंदर वाला हिस्सा है जो शाफ्ट के साथ संपर्क में आता है, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको इनर रेस बोलते हैं। जो शाफ्ट के साथ संपर्क में आता है, इनर रेस। और जो आपको यह गोल गोल दिख रहे हैं, तो यह हमारा क्या हो जाता है, यह वाला जो गोल हिस्सा है यह बॉल हो गया, यह वाला हमारा बॉल हो गया। तो यह क्या है, हमारा बॉल है, या कह लीजिए रोलिंग एलिमेंट है। क्या है आपके बॉल के, यह रोलिंग एलिमेंट। रोलिंग एलिमेंट का मतलब रोलिंग करने वाला, जो घूमता है, जो रोल करता है, रोलिंग एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे रोलर है, यहाँ पे रोलर है, यहाँ पे सॉरी बॉल है या रोलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बॉल दिख रहा है, गोल गोल है तो बॉल वाला है। ठीक है, तो ये बॉल है हमारे, ये रोलिंग एलिमेंट है। और इनको बांध के रखने के लिए यहाँ बीच में जो पूछ रहा है जिसको कि यह क्या चीज है, तो यह इनको बांध के रखने के लिए क्या लगाया जाता है, बॉल केज या रिटेनर या सेपरेटर। मैंने आपको बताया था जो इन बॉल को, क्योंकि अगर हम रिटेनर या बॉल केज नहीं लगाएंगे तो जितने भी बॉल होंगे बियरिंग में क्या होंगे, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। भाई ढेर सारी बॉल आपने इसमें डाल रखी है, अब जब बियरिंग हमारी खड़ी अवस्था में रहेगी, वर्टिकल रहेगी, तो सारे बॉल पता चला नीचे आके इकट्ठा हो गए, तब तो लोड को सहन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि बॉल हमारे एक दूसरे से उचित दूरी पर बने रहे, एक साथ गुच्छा के रूप में इकट्ठा ना हो, इसलिए इनके बीच में क्या लगाया जाता है, यह हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं बॉल केज, बॉल केज या फिर रिटेनर भी बोला जाता है, रिटेनर या फिर सेपरेटर भी बोलते हैं, सेपरेटर। यह क्या करता है, यह बॉल को सेपरेट रखता है। सेपरेटर का ये वाला वर्ड ज्यादा मतलब सुटेबल है, समझ में आता है। सेपरेट रखना मतलब अलग अलग रखना, या फिर बॉल केज मतलब एक जाल की तरह हो गया जो कि उनको बात करके अलग अलग रखे। तो उसी को यह पूछ रखा था कि यह क्या है, तो यह हमारा बॉल केज होता है। ऑप्शन देखिए, बॉल केस, ये बॉल केस नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो बिल्कुल गलत है। इनर रेस, तो इनर रेस आपको मालूम है जो अंदर वाला हिस्सा है जो शाफ्ट के साथ संपर्क में आता है। आउटर रेस, जो बाहरी वाला हिस्सा है उसको आउटर रेस कहते हैं, जो कि हमारा हाउजिंग के साथ संपर्क में आता है। और यहाँ पे बॉल सेपरेटिंग गेज लिख दिया, हालांकि केज होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था, केज होना चाहिए, गेज नहीं होगा, ये केज होगा आपका। ठीक है, तो बॉल सेपरेटिंग केज मतलब बॉल को सेपरेट रखने के लिए, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, बॉल सेपरेटिंग केज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है लाइट लोडिंग और कम गति के लिए। ठीक है, लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का यूज किया जाता है, मतलब कौन सा बियरिंग मटेरियल हम यूज करते हैं लाइट लोडिंग मतलब हल्के लोड के लिए, कम लोड सहन करने के लिए, और कम गति के लिए मतलब स्पीड भी कम हो और लोड भी कम हो, ऐसी सिचुएशन में हम किस मटेरियल की बियरिंग यूज करेंगे। तो ये मैंने आपको पीछे बता चुका हूं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो बियरिंग के हैं इसके पहले वाला पार्ट आप लोग देख लेना, दोनों पार्ट, उसमें मैंने पूरा डिटेल में फिगर भी दिखाया था, अब एक एक चीजें बताई थी। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी है, 40-45 मिनट की बन गई थी, तो उसको आप एक बार देख लेना। दोबारा करूंगा तो ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, तो इसके पीछे पार्ट जरूर देखिए, तभी ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो लाइट लोडिंग और कम गति के लिए कास्ट आयरन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कास्ट आयरन जो होता है हमारा वो लाइट लोडिंग मतलब हल्के लोड और कम गति के लिए यूज करते हैं। वहीं पे बात करें टीन, जो ब्रोंज है आपका, टीन कांस्य है, तो इसका यूज किया जाता है मीडियम लोड के लिए।
नोट कर लीजिएगा इस चीज को भी, मीडियम लोड के लिए। किसके लिए? मीडियम लोड के लिए। उसके बाद कैडमियम बेस्ड एलॉय है, इसको हालांकि मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। किसके लिए होता है यह? हाई लोड और हाई टेम्परेचर के लिए। हाई टेम्परेचर के लिए मतलब अगर अधिक लोड हो और अधिक तापमान पे काम करना हो, अधिक टेम्परेचर पे काम करना हो और ज्यादा लोड भी हो, उस केस में हम लोग कैडमियम बेस्ड एलॉय वाली बियरिंग यूज करते हैं। कॉपर एंड लेड एलॉय वाली कब यूज करेंगे? तो जो कॉपर एंड लेड एलॉय होती है हमारी, इसमें क्या होता है, इसमें जो इसका टेम्परेचर होता है, मतलब जो एक कैडमियम आधारित बियरिंग है ना, इसकी अपेक्षा यह अधिक लोड सहन कर सकती है। किसकी अपेक्षा? कैडमियम वाली की अपेक्षा। कैडमियम, ठीक है, कैडमियम की अपेक्षा अधिक लोड पर यह काम करती है, ठीक है। और जो एक और बियरिंग होती है हमारी व्हाइट मेटल, जो कि कम गति, जो व्हाइट मेटल थी हमारी कम भार और कम ताप के लिए यूज की जाती है, व्हाइट मेटल वाली बियरिंग, ठीक है। तो यह जो होता है कॉपर लेड, जब व्हाइट मेटल की अपेक्षा अधिक ताप पर काम कर सकती है, अधिक टेम्परेचर पे काम कर सकती है, अधिक ताप पर काम कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई इनके बारे में, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, कास्ट आयरन। नेक्स्ट कह रहा है थ्रस्ट बॉल बियरिंग का नुकसान क्या है। हालांकि एक क्वेश्चन देखते ही आपको कर लेना चाहिए। इसका ये वाला फिगर मैंने आपको पीछे के क्वेश्चंस में दिखाया था और बताया भी था कि यह कौन सा लोड सहन कर सकती है और कौन सा लोड नहीं सहन कर सकती है। इसके नाम से पहले तो पता चल जाएगा, थ्रस्ट बॉल बियरिंग। मैंने बताया था कि जो बियरिंग लोड के आधार पर अगर देखा जाए तो मेन दो होती है। कौन कौन सी होती है? रेडियल या फिर जर्नल लोड, रेडियल या फिर जर्नल लोड, ठीक है। दूसरा होता है हमारा थ्रस्ट या फिर एक्सियल लोड, थ्रस्ट या फिर एक्सियल लोड। तो जो रेडियल या जर्नल लोड होता है हमारा, ये क्या होता है? जब बियरिंग की एक्सिस के लंबवत जब लोड हमारा कहाँ लगे, अगर ये हमारी बियरिंग है, ये इनर रेस हो गई, इस पर ये बॉल हो गए और यहाँ पे ये आउटर रेस हो गया, तो जब बियरिंग के एक्सिस के लंबवत लोड लगे, ठीक है, एक्सिस के लंबवत जब लोड काम करता है तो वह होता है रेडियल लोड या जर्नल लोड, वह होता है रेडियल लोड या जर्नल लोड। लेकिन जब हमारा जो लोड है वो बियरिंग के अक्ष के समांतर, जो बियरिंग के एक्सिस पे, मतलब कहाँ काम करेगा, जो इसका एक्सिस है ना, एक्सिस पे काम करे, एक्सिस पे या एक्सिस के समांतर काम करे, दोनों सिचुएशन में वह थ्रस्ट या एक्सियल लोड कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारी थ्रस्ट वाली है, यह हमारी बियरिंग है। बियरिंग यहाँ पे देख रहे होंगे ऐसे बनी हुई है और बीच में इसके होल होगा, तभी तो ये सॉफ्ट इसमें लगी हुई है, तो बीच में होल है और ये हमारी बियरिंग है। और बियरिंग के बीच में देख रहे हैं यहाँ पे यह कौन सी वाली है? थ्रस्ट बॉल बियरिंग है। इसका मतलब इसके बीच में यह बॉल होगा, ठीक है। अब बीच में होल है जिसमें शाफ्ट लगाया गया था। आप देख रहे हैं कि ये बियरिंग के बीच में होल है और होल में शाफ्ट खड़ा है। इसका मतलब होल में शाफ्ट हमारा खड़ा है तो ये बियरिंग के एक्सिस पे काम कर रहा है, बियरिंग के अक्ष पे या बियरिंग के अक्ष के समांतर लोड लग रहा है, किसका? शाफ्ट का। और ये जो शाफ्ट है हमारी वर्टिकल है, ना कि ओरिजेंटल। शाफ्ट ओरिजेंटल नहीं है, वर्टिकल। इसका मतलब ये जो लोड काम कर रहा है बियरिंग के एक्सिस पे काम कर रहा है, बियरिंग के अक्ष के समांतर काम कर रहा है, दोनों चीजें कह सकते हैं। और वर्टिकल में काम कर रहा है, मतलब वर्टिकल लोड काम कर रहा है। तो वही चीज मैंने आपको बताया था कि जो थ्रस्ट बॉल बियरिंग होती है यह स्पेशली वर्टिकल लोड के लिए, वर्टिकल थ्रस्ट लोड के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? वर्टिकल थ्रस्ट लोड। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता, क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकता, दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकते और किसी भी ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट भार को सहन नहीं कर सकते। तो देखिए कह रहा है किसी भी ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट भार को सहन नहीं कर सकता है, नहीं ले सकता है, जबकि ऐसा तो है नहीं। थ्रस्ट वाला स्पेशली इसलिए बनाया भी गया था कि वर्टिकल थ्रस्ट लोड को ले सकता है। तो यह तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकता, यह भी गलत है। क्षैतिज एंड थ्रस्ट, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये वर्टिकल वाला है, क्षैतिज वाला नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है। जो थ्रस्ट बॉल बियरिंग होती है जिनके लिए हमें क्षैतिज लोड लेना होता है ना, क्षैतिज एंड थ्रस्ट, उसके लिए स्पेशल बियरिंग बनाई जाती है थ्रस्ट। तो यह वाला भी आपका ऑप्शन सही रहेगा, यह नहीं हो सकता। जो पहला है कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह बियरिंग नाम में ये इसके थ्रस्ट नाम में क्या लिखा हुआ है? थ्रस्ट लिखा हुआ है। और थ्रस्ट बियरिंग जो होती है हमारी वह सिर्फ और सिर्फ एक्सियल या थ्रस्ट लोड लेती है, वह भी वर्टिकल वाला,
जरूरत पड़ने पे क्षैतिज वाला ले सकती है, उसके लिए स्पेशल बेरिंग बनानी पड़ेगी। नहीं जनरली पूछा जाता है वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेती है। कौन सा थ्रस्ट लोड लेती है? वर्टिकल वाला लेती है। तो कौन सा नहीं ले सकती है? रेडियल नहीं ले सकती है। मैंने बताया भी था कि जो हमारे थ्रस्ट बॉल बेरिंग होती है यही एक ऐसी बेरिंग है जो किसी भी प्रकार का रेडियल लोड नहीं लेती है, यह सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि इस बेरिंग का नुकसान यह है कि कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है बॉल बेयरिंग में क्या गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसेस प्रदान किए जाते हैं? क्यों रहेगा यहाँ पे कि क्यों गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसेस प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपको दिख रहा है बॉल बेयरिंग है हमारा, बॉल के पूछ रहा ना, हाँ ठीक है। तो बॉल बेयरिंग में जो गहरे रेसेस मतलब यह इनर रेस हो गया या आउटर रेस हो गया, ये फिगर मैंने पहले भी आपको दिखाया, और इसके बीच में ग्रूव्स कटा होता है ना। देखिए जो इनर रेस में भी ग्रूव्स कटा हुआ है और आउटर में भी ग्रूव्स कटा हुआ है, जिससे कि बॉल उनके बीच में सुरक्षित रह सके। बॉल को रहने के लिए, रुकने के लिए नीचे भी ग्रूव्स काटते हैं, इनर रेस में भी और आउटर रेस में भी। इनर रेस के ऊपर ग्रूव्स काटा जाता है, आउटर रेस के नीचे ग्रूव्स काटा जाता है, उसके बीच में हमारी बॉल रहती है। अगर ग्रूव्स नहीं कटा था तो बॉल इधर उधर फिसल जाती ना, तो इसीलिए हमने ऊपर और नीचे ग्रूव्स काट दिया है। और ग्रूव्स काटने के बाद देखिए यह आपका रिटेनर या सेपरेटर लगा हुआ है जो बॉल को एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखता है। तो यही हमारा क्या होता है? रिटेनर, सेपरेटर, बॉल केज होता है, जो बॉल को बात करके एक दूसरे से बराबर निश्चित दूरी पे बनाए रखता है। किसका बना होता है यह? तो यह आपका प्लास्टिक का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, पीतल का हो सकता है। ठीक है, तो यह गहरा ग्रूव्स देने से क्या फायदा होगा? देखिए नॉर्मल ग्रूव्स रहेगा तब तो आपको मालूम होगा कि बॉल बेयरिंग स्पेशली हमारा किसके लिए यूज किया जाता है? यूज किया जाता है रेडियल लोड के लिए। किसके लिए? रेडियल लोड के लिए। लेकिन अगर उसमें गहरे ग्रूव्स प्रदान कर दिए जाए, गहरे ग्रूव्स बना दिए जाए इनके रेसेज में, तो इससे फायदा यह होगा कि अगर इस पे एक्सियल लोड भी लगता है, एक्सियल लोड जो बेयरिंग की अक्ष के समांतर लोड लगता है या एक्सियल लोड भी लगता है, तो उस केसेज में भी ये थोड़ा बहुत सहन कर सकती है। तो अगर हम गहरा ग्रूव्स बना देंगे तो यह रेडियल लोड का 35%, कितना जो रेडियल लोड है इसका 35% एक्सियल लोड भी सहन कर लेगा, उसका 35% एक्सियल लोड भी सहन कर सकता है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ? ग्रूव्स बनाने से, ग्रूव्स की गहराई बढ़ाने से हमें फायदा मिला कि वो एक्सियल लोड को भी थोड़ा बहुत सहन कर ले रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी है, अच्छी थ्रस्ट को सहने के लिए, थोड़ा बहुत अच्छी थ्रस्ट भी सहन कर सके, इसीलिए हमने ग्रूव्स को गहरा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के पैरेलल होता है? कि वह कौन सी बियरिंग है जिसमें लोडिंग कहाँ होती है? बियरिंग अक्ष के पैरेलल होती है, मतलब बियरिंग की अक्ष के समांतर होती है, या कह लीजिए बियरिंग के अक्ष पे काम करती है। देखिए लोड मैंने बताया ना, लोड के हिसाब से दो ही है हमारा, एक रेडियल या जर्नल लोड है, एक थ्रस्ट या एक्सियल लोड है। रेडियल या जर्नल कब होगा? जब वो बियरिंग के अक्ष के लंबवत काम करेगा, और जब वो बियरिंग के अक्ष के समांतर काम करे या बियरिंग के एक्सिस पे काम करे तो वह थ्रस्ट या एक्सियल लोड होता है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा था, किस बियरिंग में लोड जो होता है हमारा बियरिंग अक्ष के पैरेलल होता है, बियरिंग अक्ष के पैरेलल या बियरिंग के अक्ष पे काम करता है। तो ये किसमें होगा हमारा? ऑप्शन देखिए स्प्लिट बियरिंग, प्लेन बियरिंग। प्लेन बियरिंग क्या है? देखिए दो टाइप की हमारी बियरिंग होती है, प्लेन बियरिंग और एक होता है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, दो होता है, एक प्लेन बियरिंग होता है और एक होता है, ये फ्रिक्शन के आधार पर बांटा गया था, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। दोनों में फर्क क्या है? तो देखिए जो प्लेन बियरिंग होती है, प्लेन बियरिंग को लोग फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं। प्लेन बियरिंग को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? फ्रिक्शन बियरिंग के नाम से। फ्रिक्शन बियरिंग मतलब ऐसी बियरिंग जिसमें फ्रिक्शन अधिक हो उसे फ्रिक्शन बियरिंग कहते हैं, और जिसमें फ्रिक्शन कम हो उसे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहते हैं, या ना के बराबर हो। ठीक है, तो यह कैसे होता है? तो जो आपको ये फिगर दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये फिगर देखिए, ये बियरिंग है हमारे, और इस बियरिंग में ये पूरा शाफ्ट इसके अंदर घूम रहा है। बियरिंग फिक्स होती है, बियरिंग हाउसिंग में फिक्स होता है, बियरिंग नहीं घूमता है। बियरिंग के अंदर यह शाफ्ट रोटेट करता है, तो जब यह शाफ्ट इस बियरिंग के अंदर रोटेट करेगा तो शाफ्ट की जितनी भी सरफेस बियरिंग के अंदर होगी, शाफ्ट की जितनी भी सरफेस बियरिंग के अंदर होगी, वो पूरा बियरिंग के साथ हमारा क्या करेगा? फ्रिक्शन करेगा। तो देख रहे हैं शाफ्ट की यहां से इतना हिस्सा इस बियरिंग के साथ फ्रिक्शन कर रहा है, इसीलिए इसे प्लेन बियरिंग या फ्रिक्शन बियरिंग कहते हैं। तो ये जो भी बियरिंग आप देख रहे हैं इसमें भी देखिए शाफ्ट का इतना बड़ा हिस्सा इसके साथ रोटेट कर रहा है, क्योंकि यह बियरिंग फिक्स रहेगा हाउसिंग के साथ और शाफ्ट इसमें रोटेट करेगा, तो भाई जब इसमें घूमेगा तो इसके साथ रगड़ खाएगा, फ्रिक्शन होगा, तो इसलिए फ्रिक्शन बियरिंग में आते हैं। इसमें भी ये फ्रिक्शन बियरिंग में आएगा। एंटी फ्रिक्शन में कौन सा? तो जो हम लोग बॉल बियरिंग पढ़ रहे थे, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, तो उसमें क्या हो रहा था? इनर रेस हो गया, यहाँ पे बॉल हो गई और इसके ऊपर आउटर रेस हो गया, यही तो था। तो इसमें क्या होता है? हमारा शाफ्ट जो होता है वो बियरिंग के साथ फ्रिक्शन नहीं करता। कैसे? क्योंकि जो शाफ्ट होती है वो इसके साथ जाम हो जाता है, इनर रेस के साथ।
शाफ्ट बिल्कुल उसके साथ फिक्स हो जाता है। तो शाफ्ट और इनर रेस में कोई भी सापेक्ष गति नहीं होती है, ये इसके साथ बिल्कुल टाइट फिट रहता है। तो बियरिंग और शाफ्ट के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसीलिए एंटी फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन कहाँ है, तो वह तो रोलर करेगा ना, जो यहाँ पे बॉल होगा या रोलर होगा, तो बॉल जो है इनर और जो आउटर रेस है या हाउजिंग के साथ फिट है। आउटर रेस किसके साथ है, हाउजिंग के साथ है। इनर रेस शाफ्ट के साथ है। घूमेगा कहाँ पे, तो घूमेगा यहाँ बॉल पे। कहां पे घूमेगा, बॉल पे घूमेगा। तो यहाँ पे शाफ्ट पे बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है। बाद में अगर खराब भी होगा तो सिर्फ बियरिंग खराब होगा, या बॉल घूमते घूमते या तो बियरिंग का इनर रेस या आउटर रेस घिस जाएगा तो सिर्फ बियरिंग बदल जाएगी, सस्ता काम है। लेकिन जो हमारा प्लेन बियरिंग था या फ्रिक्शन बियरिंग था, इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें जो पूरा शाफ्ट था या बियरिंग से फ्रिक्शन कर रहा था। तो शुरू में तो हमारे क्या बियरिंग घिसती रहती है, पर भाई शाफ्ट भी तो इसमें फ्रिक्शन कर रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि धीरे धीरे हमारा शाफ्ट भी घिस जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फ्रिक्शन कर रहा है। तो सब पूरी शाफ्ट बदलना हमारा एक महंगा काम हो जाता है। इसीलिए हम लोग फ्रिक्शन बियरिंग की अपेक्षा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग को ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये चीज था हमारा प्लेन बियरिंग या फ्रिक्शन बियरिंग और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में जो डिफरेंस था हमारा। तो यहाँ पे प्लेन बियरिंग का ये सब टाइप है, जैसे स्प्लिट बियरिंग हो गया। स्प्लिट बियरिंग जैसे ये वाला है ना, इसका यह फिगर है, ये दो भागों में बटा हुआ आपको दिख रहा होगा। एक होता है पूरा सॉलिड होता है, तो इस टाइप से होता, अगर बेलनाकार आकृति में पूरा सॉलिड होता, जिसको यहाँ पे लगा देते प्लम्बर ब्लॉक में या फिर हाउसिंग में, इसको लगा दिया जाता और उसमें शाफ्ट जाता, शाफ्ट इसके अंदर घूमता, तो क्या होता, धीरे धीरे बियरिंग या घिस करके जब खराब हो जाते तो फिर नया बियरिंग लगा देते हैं वहां पे। ठीक है, तो यह सॉलिड वाला हो जाता। यह दो भागों में विभक्त है, देख रहे हैं, आधा आधा दो पार्टों में विभक्त है। जब दो भागों में विभक्त होती है तो उसे स्प्लिट बियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लिट बियरिंग। और इसके ऊपरी सरफेस पे कॉलर भी बना होता है, देख रहे हैं कॉलर टाइप का बना हुआ है, तो यहाँ पे फंसाने के लिए इसके ऊपरी सरफेस पे कॉलर भी बना होता है, इसको हम लोग स्प्लिट बियरिंग कहते हैं। उसके बाद प्लेन बियरिंग, तो मैंने बताया तो प्लेन बियरिंग के ये टाइप है, स्प्लिट बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग और रेडियल बियरिंग, ये सब प्लेन बियरिंग के ही टाइप है। तो देखा जाए तो यह स्प्लिट बियरिंग हो गया। थ्रस्ट बियरिंग और रेडियल बियरिंग क्या होता है, तो यह लोड के आधार पर बांटा गया था। थ्रस्ट बियरिंग कब बोलेंगे, जब बियरिंग के एक्सिस पे लोड लग रहा हो या बियरिंग के एक्सिस के समांतर लोड लग रहा हो, तो थ्रस्ट बियरिंग कहते हैं। और उसका फिगर यह है, आपका देख रहे हैं ना, यह बियरिंग है, यह बियरिंग हो गई हमारी, और यह बियरिंग की अक्ष हो गई, और बियरिंग के अक्ष पे ही हमारा यह देखिए शाफ्ट यहाँ पर खड़ा है। तो बियरिंग के अक्ष के समांतर या बियरिंग की अक्ष पर यहाँ पे लोड लग रहा है, तो इसीलिए इसको थ्रस्ट बियरिंग बोलेंगे, या फिर एक्सियल बियरिंग भी कह सकते हैं। जबकि रेडियल या जर्नल बियरिंग में क्या होता है, तो यह वाला जो फिगर दिख रहा है आपको, रेडियल बियरिंग या जर्नल बियरिंग कह सकते हैं, जर्नल बियरिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे लग रहा था, यहाँ पे देखिए यह बियरिंग है हमारी, बियरिंग इस टाइप से है, ये बियरिंग हो गई, और इधर है बियरिंग के अंदर जो हमारा शाफ्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बियरिंग की अक्ष ये हो गई ना, बियरिंग की अक्ष हो गई, और ये शाफ्ट है, इस पर शाफ्ट का लोड कैसे पड़ रहा है, इसके लंबवत, मतलब जब लोड बियरिंग से समकोण पर लगे, हमारी भाई ये बियरिंग हो गई और ये शाफ्ट इस पे, तो शाफ्ट का लोड जब भी पड़ेगा तो ऐसे नीचे को पड़ेगा ना, मतलब इसके जो बियरिंग के एक्सिस हो गई, इसके लंबवत कह लीजिए इससे 90 डिग्री पे समकोण पर। तो जब भी हमारा लोड बियरिंग के अक्ष के समकोण पर होता है, लोड हमारा बियरिंग के एक्सिस से समकोण पर होता है, तो उसको हम लोग रेडियल या जर्नल बियरिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, बियरिंग में लोडिंग जो है अक्ष के समांतर है, तो अक्ष पे या अक्ष के समांतर हो तो वो थ्रस्ट बियरिंग होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये पूछ देता क्वेश्चन में कि लोडिंग कैसे है, लोडिंग बियरिंग के अक्ष के समकोण पर है, जब समकोण पर बात करता तो हम रेडियल वाला या जर्नल वाला सही करते, रेडियल या जर्नल। ठीक है, दोनों एक ही बात है जब समकोण की बात करता। लेकिन इसने बोला कि बियरिंग पे अक्ष लोड कहाँ है, अक्ष के पैरेलल है, अक्ष के पैरेलल या समांतर होता है, तो फिर वो हमारा थ्रस्ट वाले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है, ये मैंने पीछे के कुछ पार्ट में करा दिया था कि जो हार्ड बियरिंग होती है, हार्ड जर्नल होता है, उसके लिए स्पेशली एल्युमिनियम एलॉय यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है, एल्युमिनियम एलॉय यूज किया जाता है। और मैंने ये भी बताया था कभी कभी ऐसे ही ऑप्शन दे करके ये पूछ देता है कि इसमें से कौन सी बियरिंग में सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण है, तो मैंने आपको बताया था सिंटर डेलॉय वाले में होता है, ऑप्शन ए वाले में क्या होता है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण होता है। मतलब इसमें हमें अलग से स्नेहन करने की, अलग से ऑयल डालने की जरूरत नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, तो सिंटर डेलॉय में जो बियरिंग बनाई जाती है, मैंने आपको बताया था कुछ बियरिंग में पोरोसिटी करते हुए, छिद्र करते हुए स्पंजी टाइप का बनाते हैं, जिससे वो बियरिंग क्या करती है, अधिक मात्रा में तेल को सोख लेती है और खुद ही ऑयल को रिलीज करके लुब्रिकेटिंग करती रहती है। इसीलिए सिंटर डेलॉय वाली बियरिंग को सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग बोलते हैं। कॉपर लेड एलॉय और कैडमियम एलॉय, इसको पहले भी बताया था, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी आया हुआ था, दोनों मैंने बता रखा है, तो उसको देख लेना आप लोग। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामग्री में कम घर्षण गुणांक और उच्च सामग्री लागत है, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी सामग्री है जिसमें घर्षण गुणांक कम है और वो महंगा है, उसकी लागत ज्यादा है। तो घर्षण गुणांक किसमें कम है? टेफ्लॉन। इसमें मैंने बताया था इसका जो घर्षण गुणांक होता है कम होता है, इसीलिए इसको हम लोग कम लोड और चूंकि घर्षण गुणांक कम है तो अधिक ताप पर यूज कर सकते हैं, अधिक टेम्परेचर पर यूज कर पाते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन वाले को। और एक चीज और है कि इसका जो है इसमें भी रसायन के प्रति, केमिकल अटैक के प्रति उच्च प्रतिरोध होता है, मतलब केमिकल अटैक का विरोध करता है कौन? टेफ्लॉन। नायलॉन वाला अक्सर सेल्फ लुब्रिकेटिंग वाला होता है, हल्के लोड के लिए यूज किया जाता है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग। और हल्के लोड के लिए, किसके लिए? हल्के लोड के लिए। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, तो ये तो हमारी पीछे बात हो गई थी, यह कोई भी रेडियल लोड नहीं लेता है, यह सिर्फ और सिर्फ कौन सा लोड लेता है? वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेता है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। लेमिनेटेड फिनोलेक्स, इसका क्या होता है? तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, लो, ये तो क्वेश्चन पहले भी आ गया था, लो थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, किसका बना होता है? कॉटन, फैब्रिक और एस्बेस्टॉस। ठीक है, और एक चीज और इसमें होती है कि इसकी जो है थर्मल कंडक्टिविटी कम है, इसलिए इसको उचित ठंडा करने की व्यवस्था करनी पड़ती है कि ठंडा करने का प्रॉपर आपका व्यवस्था होना चाहिए इसके लिए। और इसकी जो होती है हाई स्ट्रेंथ होती है, हाई स्ट्रेंथ और शॉक रेजिस्टेंस भी होता है। शॉक रेजिस्टेंस मतलब जो झटके का विरोध करे, झटके को सहन कर सके, उसी को शॉक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, इनको नोट कर लेना आप लोग एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग किया जाता है? हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड, ठीक है, अच्छी थ्रस्ट लोड कहिए या एक्सियल थ्रस्ट लोड कहिए, तो क्या लेना है? थ्रस्ट लोड लेना है। कैसे लेना है? हाई मतलब ज्यादा। मैंने आपको बताया था बियरिंग के बारे में, ध्यान दिए होंगे आप लोग तो, कि जो रोलर बियरिंग होती है ये नॉर्मल होता है। यहाँ जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें क्या है? बॉल के भाई, इसमें भी अपर आउटर रेस, इनर रेस, और यहाँ पर जो है बॉल सेपरेटर जैसे उसमें था, तो यहाँ पे रोलर सेपरेटर है जो रोलर को एक दूसरे से अलग रखेगा, इकट्ठा नहीं होने देगा। और इनके बीच में रोलर है, मतलब जहां उसमें बॉल होता था उसके स्थान पे बस यहाँ पे क्या है? रोलर है। तो रोलर बियरिंग हो गई। यह भी हमारे किस लिए होती है? रेडियल लोड लेने के लिए होती है। किस लिए होती है? रेडियल लोड लेने के लिए होती है। तो रोलर बियरिंग रेडियल के लिए होगा। फिर होता है टेपर्ड रोलर बियरिंग, सेम वही चीज है, रोलर बियरिंग ही है लेकिन टेपर्ड रोलर का मतलब जो हमारे रोलर और टेपर में देखते हो वही चीज है। इधर का देखिए डायमीटर ज्यादा है, इधर का डायमीटर कम है, मतलब यही नॉर्मल ही बियरिंग होगी। हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा रोलर होगा उसको टेपर में बना दें, रोलर को क्या करें? टेपर में बना दें। जब हमारा रोलर टेपर हो जाएगा तो वह टेपर रोलर बियरिंग कहलाएगा। इस बियरिंग का फायदा क्या है? तो यह बियरिंग हमारा एक्सियल और एक्सियल लोड और रेडियल दोनों को सहन करती है। किसको सहन करती है? एक्सियल थ्रस्ट लोड जो है हमारा, एक्सियल थ्रस्ट लोड और रेडियल दोनों को सहन करती है। लेकिन इसे पहचानेंगे कैसे? तो मैंने आपको बताया था कि जो टेपर्ड रोलर बेयरिंग होता है वो वहां पे यूज किया जाता है जहां पर रेडियल लोड की अपेक्षा एक्सियल लोड अधिक हो। कौन सा अधिक हो? एक्सियल लोड अधिक हो, मतलब हाई एक्सियल लोड हो, हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड हो। वही चीज यहां क्वेश्चन पे बोला था, हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड, मतलब जहां पर रेडियल लोड की अपेक्षा हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड हो, मतलब ज्यादा एक्सियल वाला लोड हो, वहां पे टेपर्ड रोलर बेयरिंग यूज करते हैं। और अगर एक क्वेश्चन में नॉर्मल पूछता कि ऐसी कौन सी बियरिंग है जिस पर एक्सियल लोड, मतलब जो बियरिंग एक्सियल लोड और रेडियल लोड दोनों को सहन करती है, बस नॉर्मल पूछता कि एक्सियल लोड और रेडियल लोड दोनों को सहन करती है, तब एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग हो जाता, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा? हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड। तो हमें मालूम है कि जो टेपर्ड रोलर बियरिंग होती है यह कहाँ यूज किया जाता है? जहां पे रेडियल लोड की अपेक्षा हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड हो, मतलब थ्रस्ट लोड का मान जहां पर रेडियल से ज्यादा होगा इसका मतलब हाई एक्सियल होगा।
तो वहां पे टेपर्ड वाला होता है। सेल्फ अलाइनिंग रोलिंग बेयरिंग में क्या होता है, तो आप देखिए ये वाला जो फिगर है, ठीक है, यह है हमारा सेल्फ अलाइनिंग का, और यह किसका था, यह टेपर्ड वाले का था। वहां पे देख रहे हैं टेपर लगा हुआ था। सेल्फ अलाइनिंग में क्या है, तो यह इस टाइप से बेयरिंग होती है सेल्फ अलाइनिंग वाली, सॉरी ये एंगुलर कॉन्टेक्ट है ना, यह सेल्फ अलाइनिंग नहीं है। यह कौन सा है, ये एंगुलर कॉन्टेक्ट लास्ट वाला है। सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग ये है आपकी। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है हमारा जो बेयरिंग के रोलर होते हैं ना, ये ढोलक के आकार के होते हैं। अभी आपने देखा नॉर्मल रोलर, उसके बाद टेपर रोलर, और ढोलक के आकार का मतलब इस टाइप से। मतलब इनका जो व्यास होता है पूरी लंबाई में असमान होता है, इनका व्यास पूरी लंबाई में असमान होता है ना, कुछ ऐसे ढोलक के टाइप में बने रहेंगे। ढोलक के टाइप, ढोलक आपने देखा होगा तो उसी टाइप से इसके होते हैं। तो पूरी लंबाई में इसका क्या होता है, जो डायामीटर होता है और समान होता है, वह होता है हमारा सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग। इसमें देखिए लगा हुआ है, ध्यान देखेंगे तो ऐसे ढोलक के टाइप पे बना हुआ है। यह हालांकि डबल रोलर दिखा दिया गया है। ये हमारा है कौन सा, सेल्फ अलाइनिंग वाला है, लेकिन डबल रोलर है। और वहां पे ये सिंगल में भी होता है, ऐसे नॉर्मल सिंगल में भी होता है। जैसे सिंगल रोलर बेयरिंग है ना, सेम ऐसे ही रहेगा, बस जो हमारा रोलर था ये अब ढोलक की आकृति का इसमें लगा होगा। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर हमारी शाफ्ट और बेयरिंग में थोड़ा बहुत मिस अलाइनमेंट हो, शाफ्ट बेयरिंग एक सीध में ना हो, थोड़ा बहुत मिस अलाइनमेंट आ रहा हो, तब भी यह उसको सेल्फ अलाइनिंग करके यूज में कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां भी शाफ्ट और बेयरिंग में थोड़ा बहुत मिस अलाइनमेंट हो, तब हम सेल्फ अलाइनिंग वाला बेयरिंग यूज करते हैं। और एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग ये है आपका, और मैंने इसका यूज बताया था आपको। कहाँ यूज होता है, जहां पर एक्सियल और रेडियल लोड दोनों काम कर रहा हो, तो वहां पर हम लोग एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।